तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंपल सोही जी प्रवक्ता जेजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और थोड़ी ही देर में राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल कमल हांडा जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल जी, बहुत स्पष्ट आ रही है ज्योति जी। ठीक है, बहुत स्वागत है आपका। देखिए नामांकन का शोर थम चुका है, अब प्रचार पर जोर रहेगा, लेकिन देर रात आपकी लिस्ट आई। इस पर बीजेपी वाले तंज कसते हैं कि सारे काले काम आधी रात में होते हैं, इसीलिए आपने आधी रात में लिस्ट निकाली है, क्योंकि आपकी जो मंशा है वो क्लियर नहीं है। ज्योति जी आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी कुछ लाइनों से। भरोसा टूटने की आवाज तो नहीं होती, मगर इसकी गूंज जिंदगी भर जो है सुनाई देती रहती है। बोए पेड़ बबूल को आम कहाँ से होए, और कर्म का सब खेल है, लौट कर जरूर आएगा। जिसने 10 साल तक हर वर्ग को सताया और प्रताड़ित किया और उनको रुलाया, अब हर वर्ग उसको भी रुलाएगा। पहली बात तो मैं ये कहती हूँ। दूसरी बात जो अनिल विज जी ने कहा कि जी काले काम रात को होते हैं, तो मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ मैं कि पैनिक मीटिंग तो इनकी भी चल रही थी भाजपाइयों की। इन्होंने जेजेपी का चंद्रशेखर के साथ और उसका आईएनएलडी का बसपा के साथ गठबंधन दिल्ली में हुआ है। आपके मैं दर्शकों की जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं। बाकी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब से राहुल जी ने संसद में मोदी और अडानी के प्लेन में उनको बैठे हुए बड़े रिलैक्स मैनर में दिखाया है, 10 बार पानी पिला दिया मोदी को। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसके बाद ये सामने कहीं नहीं मिले अडानी से, और 20,000 करोड़ के जो घपले पर वो हमेशा चुप रहते हैं, बेनामी है जो किसका पैसा है उसके ऊपर मुंह नहीं खोलते प्रधानमंत्री। तो अब ये काले काम या प्लानिंग जो करते हैं, रात को करते हैं क्या अडानी जी के साथ? हमारे पर तंज कसते हैं। अपना तो देख लें, इनका मतलब क्या बोलूं मैं, इनके ठिकाने पर भी है। इनको एक हमारे पंजाबियों में कहावत है, सोही जी अगर आप पंजाबी होंगे तो समझती होंगी, 17 हो गया उन बिजली, 17 समझते होंगे ज्योति जी, अगर आपको नहीं पंजाबी समझ नहीं आती। नहीं, हमें नहीं पता। हाँ जी, मैं बता 17 मतलब कि अब उम्र ऐसी होगी कि मुंह से कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने बताया अडानी जी से मिलते हैं, और मैं एक सवाल का जवाब चाहूंगी ज्योति जी, आप मुझे लेकर दीजिएगा। मुझे किसी प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया आज तक कि दलाल वित्त मंत्री ने जो कहा था कि जनता रूस रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और 6 महीने में हमारी केंद्र की सरकार सत्ता गिरा देगी। तो ये एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से ज्योति जी, जो शायद आपके उनको पता चले, हमारे दर्शकों को पता चले जो भी देख रहे हैं चैनल। राहुल गांधी जी को धमकी दी गई है कि तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। क्या मतलब है? प्रधानमंत्री इस पर चुप है, यानी कि उनके इंस्टेंस पर ऐसी घटिया बातें की जाती हैं। जैसे कंगना रनावत को बोल दिया कि जी बोलो किसानों के लिए, रेपिस्ट है, लाशें टांग देते थे। कंगना रनावत की हिम्मत क्या है? जब तक उसके पास तो शब्दावली नहीं आएगी वो कैसे बोल देगी? पहली बात। और ब्रिजभूषण शरण सिंह भी आकर बकवास कर रहा है हमारे हरियाणा में। मैं तो कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ मैं, अगर भाजपा में हिम्मत है तो यह ब्रिजभूषण आने वाले हैं ना 14 तारीख को प्रधानमंत्री, धर्म की भूमि से, धर्म युद्ध की भूमि से अधर्म की बातें करेंगे। महाभारत तो इन्होंने करवाई दी हरियाणा में, ठीक है। मेरे को सवाल का जवाब दें कि एक तो हमारी सत्ता कैसे गिराएंगे ये वो बता दें। कोई प्रो को करेंगे क्या? वो डराएंगे धमकाएंगे? अब डरने वाले नहीं है, अब डर खत्म हो गया। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि राहुल जी को मारने का और किसने धमकी दी, किसके इंस्टेंस पर दी, किसने की होगी? प्रधानमंत्री के अलावा या पीएमओ के अलावा तो कहीं कोई ऐसा बोल नहीं सकता उनके ऑर्डर के बिना, जब तक उनको इंस्ट्रक्शन ना हो। चाहे वो हिरेन जोशी, चाहे अमित मालवीय है, उनकी रजामंदी के सिवा बिना कोई ऐसे शब्द बोल नहीं सकता है राहुल जी के लिए। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगी मैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कहलाया गया है ये? डेफिनेटली। अरे ऐसे उल्टे काम करता कौन है? मॉब लिंचिंग, मारपीट, जो दंगे कराना और वर्गों में बांटना हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, ये कौन करवा रहा है पिछले 10 सालों में? पहले तो नहीं था ना। हरियाणा में भाईचारा अच्छा था, सौहार्दपूर्ण वातावरण था। अब 4 दंगे करा के इन्होंने हरियाणा में भी बांट दिया, लोगों को, परिवार को बांट दिया। बबीता फोगाट को टिकट दे दी। जब दिनेश फोगाट ने 2016 में शिकायत की थी, बबीता फोगाट को टिकट दिया। कहाँ बबीता फोगाट की नजर नहीं आती है? बबीता हमने दिनेश को दिया तो 4 सवाल खड़े हो गए, ऐसा क्यों?
चलिए ठीक है, ये ऐसा क्यों, ये तो हम इससे पूछ ही लेंगे। चलिए, आपने जितने भी मुद्दे रखे उसमें हरियाणा पर विशेष कुछ खास मुझे दिखा नहीं। मैं ये जानना चाहूंगी कि हरियाणा में इस बार मुद्दे आपके विशेष तौर पर 5 क्या रहने वाले हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ प्रचार होना है, नामांकन का शोर तो थम चुका है। हाँ जी, मैं बताती हूँ। मैं ऐसा है कि मुद्दे हमारे पास अनगिनत है, हम इस पर बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। दोबारा से बता देती हूँ मैं मुद्दे। आपके ये सरकारी कर्मचारियों के HKRM जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा, खर्ची पर्ची की जो बात करते हैं, 3 करोड़ नकद लेते हुए इनका अधिकारी पकड़ा गया। एक वो बंगारू लक्ष्मण था, वो भी पैसे लेते हुए पकड़ा गया, कैश ऑन कैमरा। और एक 50 लाख इनके मंत्री का बेटा लेते हुए पकड़ा गया। और वो जो इन्होंने जॉब भी दी है, जिसको कोई 80,000 कहता है, कोई लाख कहता है, कोई 1,10,000 कहता है, मतलब ये भी श्योरिटी कितनी दी है। और वो भी ठेकेदारी, सरकार खुद ठेकेदार बन गई है। जिनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 40-50 हजार मिलना चाहिए, उनको ये 19 या 20,000 दे रहे हैं। उसमें भी जिस दिन नहीं आएंगे उनकी सैलरी कट, जैसे डोमेस्टिक हेल्प की होती है, या जैसे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में जॉब करता है तो आप 2-3 छुट्टियां लेंगे तो आपकी सैलरी कट। दूसरी बात, ये पहलवान बेटियों का मुद्दा जरूर हावी रहेगा। ब्रजभूषण शरण इनको लाए, इनको लगा भैया ये तो काम उल्टा हो जाएगा, उसको वापस भेज दिया, भैया चुप हो जाओ तुम। यही काम इन्होंने कंगना रनावत के साथ किया। वो वैसे भी कौन सी कोई बड़ी समझदार है जिसको ये नहीं पता कि हमें आजादी 1947 में मिली थी या 2014 में। मतलब इतने ऐसे सेंसलेस इनके लोग भरे होते हैं। मैं उस पर ज्यादा तवज्जो के लायक नहीं है कंगना रनावत मेरी। आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, किसानों के लिए सैमल एयर बैरिकेडिंग। कोई कहता है कि हमने 14 फसलों पर MSP दी, एक भी फसल पर MSP नहीं दी जा रही है। और एक भी फसल पर नहीं दी जा रही है। सुनिए, किसान धरने पर क्यों बैठा हुआ है, मुझे ये बताएं। कैसे 7 लेयर बैरिकेडिंग करी और कैसे छर्रे चलाए खट्टर सरकार ने, उसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। PPP आपका परमानेंट परेशानी पत्र बन गया, आपका पोर्टल जी का जंजाल बन गया। और जब खुलता था, अपने लोगों के लिए खुलता था, आम किसान जब अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरे करवाने आता था तो सर्वर डाउन हो जाता था इनका इंटेंशनली। और 100 स्मार्ट सिटीज इन्होंने बनाने थे, रेल का आप बताइए एक काम इन्होंने किया। हमने चलिए ठीक है, प्रमुख जो मुद्दे आपके हैं वो मुझे समझ आ गए, इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी 2 पॉइंट लेकिन और दीजिएगा, ज्योति भी खत्म नहीं हुए हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद हमारा अग्निवीर का ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है। युवा बेरोजगार, कोई पंचकुला की धरती लाल है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें इन्होंने लाठियां नहीं बांधी। युवा नौकरी मांगने आया तो उसको मारा। सरपंचों को 21 लाख प्रमुख से मैं मुद्दे समझ गई, बाकी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी मेहमान है, हांडा जी मैं तो लौटूंगी आपके पास, और भी मेहमान है। रिम्पल जी हमारे साथ बनी हुई। रिम्पल जी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी बोलिए। रिम्पल जी देखिए, प्रचार का शोर थम चुका है। हुड्डा साहब कहते हैं कि इस बार सिर्फ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, बाकी तो जितनी है सब वोट कटुआ पार्टी हैं, इनको वोट बिल्कुल मत देना। तो उनके इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, और क्योंकि इस तरीके का बयान उन्होंने दिया, आपकी तैयारी क्या है फील्ड में जवाब के लिए? देखिए ज्योति, सबसे पहले तो ये कि नेशनल पार्टीज हमेशा से ये कोशिश करती आई हैं कि किसी न किसी तरह से रीजनल पार्टी, जो कि रीजन की असली आवाज है, उसको बंद किया जाए। और ये हरियाणा का युवा भी समझ चुका है और ये हरियाणा का किसान भी समझ चुका है कि असली आवाज हरियाणा की कौन है, ये सब जानते हैं। ये अगर इस वहम में हुड्डा जी है कि वो सर्वे सर्वा बन जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है और जिस तरह से जो कुछ हुआ है, साफ सबको समझ में आ रहा है कि कैसे फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो हुड्डा जी यही सोच के बैठे हैं कि या तो बीजेपी जीतेगी या तो कांग्रेस जीतेगी। पर उनको ये मैं इतना बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये इस वहम में ना रहे। ये पिछली बार भी हमारे बारे में यही कहा गया था, हमेशा से रीजनल पार्टीज को नेशनल पार्टीज कम आंकती आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा की जो आवाम है वो नहीं समझती। सब लोग समझ रहे हैं कि इस बार किस तरह से फिक्स्ड मैच खेल के, किस तरह से जिन लोगों को पहले आगे किया गया फिर उनको टिकटें नहीं दी गई हैं। पहले आपने एक ड्रामा रचा कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम टिकटें बांटेंगे और फिर उसके बाद आप उसको टिकट दे देते हैं जो 2 घंटे पहले आपने ज्वाइन कराया। लोगों से सिर्फ आपने पैसे लिए, उनको कैंडिडेट के नाम पे सिर्फ बताया है और कुछ नहीं किया है। इसके अलावा कांग्रेस के पास या हुड्डा जी के पास कुछ नहीं है। चलिए, बड़ी बात आपने कही, मैं इस पर चर्चा करूंगी। रिम्पल जी आपको और भी समय दूंगी क्योंकि एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर, तो रुक रहे हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
सबके निकलेंगे। यूँ बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब भी तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा हमारी जारी है। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिपल जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आपने कहा था कि 2 घंटे पहले शामिल हुए कांग्रेस में और उनको टिकट देने का काम किया। जी, तो ये तो जो कैंडिडेट्स है उनकी खुद की कही हुई बात है। जिन लोगों ने कैंडिडेट के लिए ये 20-20 हजार रुपए के फॉर्म भरे हैं, उनकी खुद की कही हुई बात है। ये तो वो बात हो गई है कि सरकार जैसे 100 वैकेंसीज निकालती है और उसके ऊपर 2500-25,000 तक लोग आ जाते हैं। ये तो वही बात की है। आपने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की है लोगों से, जब आपको पहले से ही पता था, जब आपको पहले से तय था कि किन किन को आपने टिकट देनी है, तो लोगों के साथ ही धोखा क्यों किया? सिर्फ ये मैं ज्योति आपको बता रही हूँ कि ये फिक्स्ड मैच है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, लोगों के बीच में ये और खुल के ये जाहिर हो जाएगा। अगर अभी तक लोगों में जग जाहिर नहीं है तो अभी आपको जग जाहिर हो जाएगा। कई जगहों पे इस तरह से जी एक बड़ी बात यह है कि देखिए, चाहे किसी भी पार्टी से सवाल किया जाए कांग्रेस के बारे में, तो हुड्डा साहब प्रमुखता से केंद्र में आ जाते हैं। तो ये हुड्डा साहब आपको बड़ी चुनौती लगते हैं या वाकई में क्या दिक्कत है? किसी भी पार्टी से सवाल कहें तो वो सिर्फ हुड्डा साहब पर केंद्रित सवाल होता है। आप ये देखिए कि आज तक भी कांग्रेस ये इस बात को समझ नहीं पाई है कि किस तरह से एक आदमी के ऊपर पूरे प्रदेश की राजनीति केंद्रित कर जाने के कितने नुकसान होते हैं। ये आज तक कांग्रेस नहीं समझ पाई है। ये क्योंकि हुड्डा जी खुद अपने आप को दिखाते हैं कि मैं ही हूँ सर्वे सर्वा। किस तरह से बाकी लीडर्स को इन्होंने दरकिनार किया, किस तरह से 10 सालों में भी इनसे अपनी कार्यकारिणी नहीं बन पाई, किस तरह से प्रदेश के अध्यक्ष जो बनते रहे हैं उनको डराया धमकाया गया है, किस तरह से बड़े बड़े नेताओं को इस तरह मजबूर कर दिया कि या तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले या तो वो दरकिनार हो जाए, साइड लाइन हो जाए। तो ये हुड्डा जी का किया धरा है, तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और आज तो मैं पूछ रही हूँ ज्योति, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पूरी हरियाणा की जनता पूछेगी इनसे ये सवाल कि ये ऐसे क्यों किया, ये इस तरह की राजनीति, इस तरह की खराब राजनीति क्यों खेली गई। अब आपने जो आज पूछा उसका जवाब तो हांडा जी आज ही देंगे, लेकिन मैं लूंगी जवाब पर। वैशाली तोमर जी, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। वैशाली जी, बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल पहले मैं आपसे ले लूं, उसके बाद हांडा जी आपके पास आऊंगी। प्रचार का शोर थम चुका है वैशाली जी, और ऐसे में आज कई नेता रोते बिलखते भी नजर आए, जिनके टिकट के सपने टूटे, तो कई सारे खुश भी नजर आए। अब ऐसे में सिर्फ प्रचार पर जोर रहेगा कुछ दिनों, क्योंकि विधानसभा भी भंग हो चुकी है। तो तैयारियां आपकी क्या है, क्या लग रहा है? क्योंकि दूसरी पार्टियां इस बार बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी को हम पटकनी देख के छोड़ेंगे। जी नमस्कार ज्योति जी, मेरे साथ जुड़े पैनलिस्ट कमल हांडा जी और डिम्पल जी को भी सादर नमस्कार, साथ ही साथ दर्शकों को धन्यवाद। जी ज्योति जी, देखिए विपक्ष है, विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन अब रिजल्ट आ ही जाएंगे। कुछ ही दिन की बात रह गई है, 25 से 27 दिन की बात रह गई है और रिजल्ट आ जाएंगे और आपको देखकर पता चल जाएगा। बिल्कुल इनको लगता है, ये पूरे आत्मविश्वास से मैं नहीं कहूंगी, गलत विश्वास से भरे हुए हैं कि इनको लगता है कि बीजेपी को पटक दी जाएगी। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे जोश में है। जिन लोगों में नाराजगी है, जिनको टिकट नहीं मिले हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसा एक मैं ये कहूंगी कि एक ऐसा हमारे लिए वो हो जाता है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो ये मंशा लेकर आता है कि वो जनता में चुनाव लड़े, जनप्रिय नेता हो और कभी ना कभी से चुनाव लड़ने का मौका मिले। जब उसको टिकट नहीं मिलता, लाजमी सी बात है कि बुरा लगता है, लेकिन ये कुछ ही दिनों का गुस्सा होता है, कुछ ही दिनों की नाराजगी होती है। और बीजेपी के कार्यकर्ता की एक विशेष बात रहती है, जो नए नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कहूंगी, लेकिन जो संगठन का कार्यकर्ता है, संगठन से जुड़ा है, आप देखिए रामविलास शर्मा जी कितने
पुराने कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता किस तरह से रो रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन रामविलास शर्मा जी ने फिर भी ये कहा कि मैं पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये पार्टी जो है, ये जो संगठन है, ये ऐसे कार्यकर्ताओं की उस मोतियों से बना हुआ है जिसमें उनका आत्मविश्वास, उनकी पूरी मेहनत, उनका पूरा जीवन लगा हुआ है, जिसमें उनको पद ना मिलने से, उनको दायित्व मिलने ना मिलने से वो इस पार्टी, इस कमल के निशान, इस बीजेपी, इस संगठन, इस मातृभूमि के साथ कोई भी नाराजगी के तहत चलते, कोई भी धोखा नहीं कर सकते। तो ये बीजेपी को भी पता है, इस संगठन को भी पता है। और राजनीति में ज्योति जी, मैं आपको बताऊंगी, कुछ समीकरण होते हैं, कुछ जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं और कई बार एक हवा का झुकाव भी देखा जाता है। और मेन बात मैं आपको बताऊंगी कि पार्टी में जब चुनाव का समय आता है तो मेन काम क्या होता है कि पार्टी को बनाना, पार्टी किस तरह से जीते, ये समीकरण देखना। और ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि उसमें कई तरह के सर्वे होते हैं, कई तरह से लोगों से मुलाकातें होती हैं, जनता से बातें होती हैं, सभी चीजों को देखकर, सभी चीजों को एनालाइज करके तब पार्टी टिकट देती है। क्या इसी को हवा का झुकाव कहते हैं जो आपने कहा? क्या इसी को हवा का झुकाव कहते हैं जो आपने कहा? जी, इसको हवा का झुकाव, आप ये देखिए ज्योति जी, इसको हवा का झुकाव नहीं कहते। राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल होता है राजनीति। और पल भर में शीर्ष से अर्श पर आया जाता है, पल भर में अर्श से शीर्ष पर जाया जाता है। देखिए, हवा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हवा से चुनाव जीता जाता है, सिर्फ हवा से सरकार बनाई जाती है। सरकार तो बनेगी, उन नीतियों से बनेगी, उन कार्यों से बनेगी कि जहां 150-200 रुपए की बिजली माफ नहीं हुई, वहां 5 लाख का आवास गरीबों को मिला है। आज घर घर में बल्ब में रोशनी है, घर में जो अंधकार से परिवार थे, आज उनके बच्चों को पढ़ने के लिए रोशनी मिली हुई है, बिजली उनको मिल रही है। अभी 5 मिनट पहले की बात है, हांडा जी कह रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता की एक भी फसल पे एमएसपी नहीं मिल रही है। जी, 24 फसलों पर एमएसपी मिली है, एक भी नहीं मिल रही है। अब देखिए, इसका कोई वो थोड़ी ना है, वो ये नहीं बताएंगी ना कि इसमें हिमाचल में कैसे 2-2 हजार रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रही है। अब वो ये नहीं बताएंगी कि कर्नाटक में किस तरह से गणेश विसर्जन पर भी पथराव हो जाते हैं। ये नहीं बताएंगी कि इतने, मतलब वो खुद सनातन धर्म से जुड़ी हैं कि उनके भगवान की आराधना करने के लिए, बप्पा जी की जो इतना बड़ा पर्व होता है उसको लोग इतने मन से मनाते हैं, उस पर भी पथराव हो जाते हैं। वो ये भी नहीं बताएंगी कि कर्नाटक में दलितों की सरकार कैसी है, कि मैं दलितों की सरकार, हम दलितों की हितैषी सरकार है और दलितों का ही बजट काट लिया गया, उसको ही आधा कर दिया गया। वो ये भी नहीं बताएंगी। वो ये भी नहीं बताएंगी कि हुड्डा सरकार में किस तरह से, मैं अभी आपको 20-25 कटिंग दिखा देती हूँ जो 2005, 6, 7, 8, 10 की है कि किस तरह से दलित महिलाओं के साथ रेप होते थे, कितने घर जलाए जाते थे और कभी भी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज होती थी। इतनी दहशत में लोग थे, जमीनों पर कब्जा होता थे, सीएलयू गैंग एक माना जाता था। आज बिना पर्ची के नौकरी मिली है। खिलाड़ियों की बात ये करते हैं, पहले आप देखिए क्या, जिस तरह से आज खिलाड़ियों का माहौल है कि बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है और माँ बाप पैसे खर्च करके भी खेल के मैदान में बच्चे को भेज रहे हैं। क्या पहले इस तरह कहा जाता था? पहले कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और आज कहावत है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो इस तरह का 2000 बीजेपी सरकार आने के बाद खिलाड़ियों का आप देखिए कितना मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने विश्व पटल पर अपना गौरव लहराया। आज एक बच्चा, छोटे से बच्चे से 5-6 साल के बच्चे से भी आप जानेंगे तो वो खिलाड़ियों के नाम जानता है। नीरज चोपड़ा जी का नाम जानता है, खिलाड़ियों के नाम से वो करता है, खुद अपने आप में देखता है, हर खिलाड़ी में अपने आप को देखता है। क्या पहले कभी आपको ऐसे दिखाई देता था? आप इसका लाभ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। ज्योति जी, अगर मैं बात हरियाणा की करूं तो क्या पहले भी आप सड़कों पे चलते होंगे, पहले भी जनता सड़कों पे चलती होगी? क्या इस तरह के हाईवे आपको, इस पर विचार फिर करेंगे, इस पर फिर चर्चा करेंगे, इस तरह के हाईवे आपको दिखाई देते थे ज्योति जी? और दूसरी बात आप ये समझिए, चुनाव क्यों हम नहीं जीतेंगे? हम पूर्ण विश्वास में है क्योंकि हमने जनता के हित के काम किए हैं। फिर करेंगे इन पर चर्चा। अब ये कितना फर्क दिखा ये क्षेत्र की जनता तय करेगी। और सुनिए ज्योति जी, आप ये बताएं, पहले 1000 रुपए की पेंशन के लिए भी बुजुर्गों को लाइन में लगे रहना पड़ता था। आज 3000 पेंशन उनके घर पहुंच जाती है। देखिए, कहने को ये बहुत छोटी बात है कि 500 रुपए का कनेक्शन घर पहुंच जाता है। आप खुद
यहाँ पर कमल हांडा जी भी बैठी हैं। ठीक है, अब ये लाभ मिला नहीं मिला, कितना मिला, इसका फायदा नुकसान तो सब दिखेगा आने वाले चुनाव में। वैशाली जी फिर इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं एक बार हांडा जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद रिम्पल जी आपके पास आऊंगी, माफ कीजिएगा। हांडा जी, बीजेपी पर आरोप लगाने वाली पार्टी कांग्रेस जो ये कहती थी कि हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतार लिया और पैसे को लेकर टिकट बांट दिया, अब आप पर ही आरोप लग रहे हैं कि 2 घंटे पहले आप पार्टी में लेके आते हैं और आपको सब पता है किसको टिकट देना, उसके बावजूद भी पैसे का खेल चल रहा है। ज्योति जी, भाजपा का काम सिर्फ एक ही है, झूठ की फैक्ट्री लगाना। ये रिम्पल जी ने कहा, ये रिम्पल जी ने कहा, धक्कल हुआ है, रेप हुआ है, ये हुआ वो हुआ, रिम्पल जी ने कहा था। हांडा जी, रिम्पल जी ने बोला था। मैं बोलूं ज्योति जी, आपने मुझसे पूछा। रिम्पल जी ने ये बात कही थी, तो पहले उनका जवाब दीजिए, फिर आप वैशाली जी का जवाब दीजिएगा। समझ नहीं आया ज्योति जी, दोबारा। रिम्पल जी ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में बंदरबाट की है और 2 घंटे पहले पार्टी में लाए गए प्रत्याशी को भी पैसे लेकर के टिकट दिए गए हैं। ये अपने साथी की बात कर रही होंगी भाजपा की, इनको शायद पता नहीं होगा। नहीं तो उन्होंने कांग्रेस बोला था, मैंने अच्छे से सुना था। सुनिए ज्योति जी, मैं वो बता रही हूँ आपको कि इन्होंने क्या किया है। भाजपा ने 4 मंत्रियों के टिकट काटे हैं, 9 एमएलए के टिकट इन्होंने काटे हैं और कितना इनके इस्तीफों में फटाफट। मतलब आप देखिए, जब पिछले हफ्ते की बात थी कि 1-2 दिन में कम से कम 1000 इस्तीफा हो गया इनका टिकटों के चक्कर में। और इन्होंने रामविलास शर्मा जी की बात कही, इन्होंने शायद राव इंद्रजीत का बयान नहीं सुना कि उन्होंने नामांकन तक भर दिया था, बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर। सबसे पुराने वही बंदे थे इनके जो शीर्ष नेतृत्व में भाजपा के, जिसका इन्होंने अनादर किया। राव इंद्रजीत ने खड़े होकर उससे उनके लिए बोले, उनकी फेवर में बोले हैं। खैर, तो जेजेपी तो जमाना जब पार्टी आपको भाजपा कहती है, हम तो नहीं कहते, आप साथी थे, हर गुनाह में इनके शामिल थे। एक बात पूछना चाहूंगी, जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे तो आपके जेजेपी के नेता वहां क्या करने गए थे? सोनीपत से 16 बसें भर के गई थी महिलाओं को और बच्चों को लेकर। 2 दिन तक उनको खाना नहीं दिया, पानी तक नहीं पूछा और इस बहाने लेकर गए थे कि आपको खाटू श्याम और हम साला साथी की यात्रा करवाएंगे। ऐसे धोखेबाजी तो आप करती हैं। अभी आपको कोई प्रूफ नहीं बताया मुझे। विदाउट प्रूफ ये बात ना कही जा रही है रिम्पल जी, आपके पास कोई प्रूफ है क्या? ये 2 दिन तक भूखे प्यासे रखने वाले हम नहीं है। 2 दिन के रात आपको बीच में नहीं बोली थी, ठीक है? प्लीज आप भी शांति से सुनिए। आपको नहीं, इसी सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या इस बात का? किस चीज का? ये जो बात आप कह रही हैं कि बसों को भर के महिलाओं को बसों में भर के और बच्चों को भर के 2 दिन तक भूखा रखा गया। नहीं देखी तो उसमें हमारी गलती नहीं है, आपने भी नहीं देखी तो बड़ी हैरानी की बात है ज्योति जी। रिम्पल जी मांग रही है, रिम्पल जी सबूत मांग रही है, तो मैंने आपके पास ट्रांसफर की है वो बात करने दीजिएगा। इन्होंने नीरज चोपड़ा की बात की और कहते हैं खेलों को बहुत बढ़ावा दिया। इनकी याददाश्त के लिए, इनकी जानकारी के लिए बता दूं भाजपा की प्रवक्ता को कि नीरज चोपड़ा ने गन्ने फेंक कर उसने प्रैक्टिस की, जेवलिन थ्रो की। ये इस बात को याद रखिएगा। जो आप कहते हैं पहलवान, आप खिलाड़ियों का साथ देते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी क्या करने आया था? क्या प्रॉब्लम थी आपको? ब्रिजभूषण शरण सिंह आया, बकवास करके चला गया, उसको हटा दिया कि भैया ये तो काम और खराब करेगा। हम तो कहते हैं आप ब्रिजभूषण को लाइए, प्रधानमंत्री जी उनके साथ प्रचार करें। और आपको एक बात और बता दूं, आपको मालूम नहीं होगा कि राजस्थान की बीजेपी कमेटी को जिम्मा दिया गया है कि भीड़ दिखाने के लिए 30 बसें और गाड़ियां भर भर कर हरियाणा में लाई जाए, क्योंकि लोग तो आपको सुनने नहीं आते। आपके नायब सैनिक जी खुले, जिसे कहते हैं ना, जोर शोर से खाली खुशियों को भाषण देते हैं। और मैं कुछ बातें कहना चाहती थी कि इन्होंने कहा हमने पैसे लिए टिकट काटे। 1 मिनट रुकिए, चलिए मैं इसके बाद जवाब लूंगी आपसे। लेकिन हांडा जी, आप जितने भी पॉइंट्स पर बात कर रही हैं, मुझे एक पॉइंट पर जवाब दीजिए। ये जो सवाल कर रहे हैं उनका भी जवाब थोड़ा सा उस पर भी फोकस कीजिए। एक बात और कही थी उन्होंने कि व्यक्ति केंद्रित पार्टी कांग्रेस हो रही है, इस बात को समझना चाहिए आपको। ऐसा है ज्योति जी, जग जानता है, हमारा देश जानता है कि एक व्यक्ति पर केंद्रित पार्टी किसकी है, मोदी पर। यहाँ पर पहले खट्टर पर थी फोकस इनकी पार्टी और अब केंद्र में जो है मोदी पर है। सुनिए सवाल क्या पूछा है रिम्पी जी के सवाल में भी आप भाजपा को मिला रही हैं। एक्चुअली उन्होंने ये कहा है कि इस बार भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, किसी और पार्टी को वोट ना ही दें, अपील भी कर रहे हैं वो क्षेत्र में। मैं बताती हूँ मैडम, वो भी क्यों कहा है। INLD को भी खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में कुछ भी नहीं आया, 1.5% पे रहेगी। वैसे भी एक MLA रह गया था 2019 में इनका, इनेलो का। जेजेपी और इनेलो प्रवक्ता वो DNA तो इनका एक ही है। तो ऐसा है, इनकी क्या चौटालों की एक जगह एक बंदा नहीं है।
क्या इनके यहाँ एक बंदे पर फोकस नहीं होता? जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों के फेसिस पर ही फोकस किया जाता है। इनको तकलीफ है तो जाकर मुझे लगता है इनको मैं एक सजेशन ले दूं, आयुष्मान में तो आपका फ्री इलाज हो जाएगा। आपको जो तकलीफ है वहां जाके कराइए। चलिए ठीक है। रिम्पल जी से मैं एक जवाब चाहूंगी, उसके बाद वैशाली जी आपकी बात। हमारे मोदी जी के किसी काम की तो तारीफ की, कोई काम की तारीफ नहीं की, गलत फहमी में मत रहिए। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि आयुष्मान में इलाज हो जाएगा। तो आपके हुड्डा जी ने तो नहीं दिया था, आपके राहुल गांधी जी ने भी नहीं दिया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। चलिए ठीक है, रिम्पल जी का नंबर है, अभी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आप दोनों के पास मैं फिर आऊंगी। ठीक है रिम्पल जी अपनी बात करिए। दोनों में से किस सवाल का जवाब आपको मिला? मुझे नहीं लगता किसी भी सवाल का जवाब मिला। रिम्पल जी के ऑडियो बढ़ाइए। मिलेगा भी नहीं होती थी, कभी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टी व्यक्ति केंद्रित हो चुकी है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि आपके चैनल पे फाइनली बीजेपी की प्रवक्ता ने खुद माना है कि जातीय समीकरण होते हैं। ये तो खुद मान गए हैं, अब इससे ज्यादा और क्या ही कहेंगे। इन्होंने तो यह बात खत्म कर दी कि जातीय समीकरण है। जो इन्होंने ये ऐसी एक चीज है, इनके पास एक ऐसा ये नुस्खा है जो ये हर जगह यूज करते हैं। ये महाराष्ट्र में यूज किया, ये यूपी में यूज किया और ये हरियाणा में भी यूज किया। ये जातीय समीकरण की राजनीति करते हैं, आज ये खुद मान गए हैं। अब इससे आगे मैं तो इनसे और क्या ही बात करूं, जनता भी सुन चुकी है। आपने जो चीजें आपने खुद भी सुन लिया कि जातीय समीकरण की इनकी राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बीजेपी के पास। इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास नहीं है कैंडिडेट, ना इनके पास जनता के बीच में जाने की हिम्मत है। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे ये जनता में हमने तो फिर जाके, हमारे नेताओं ने फिर जाके माना अपनी जो हमारी गलतियां थी, हमने माना और कहा कि अपने हैं नाराज हो जाते हैं, मना लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके नेताओं में हिम्मत भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब आप देख लेंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग में, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये खुद की भीड़ इकट्ठी करके चलेंगे, आम जनता से ये बात भी नहीं करते हैं, जातीय समीकरण की राजनीति खेलते हैं। ये साफ इन्होंने खुद ही कर दिया, इससे आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। चलिए, और इस बार कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, पैसे देके इस बार कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, रिम्पल जी अपना जवाब दीजिएगा इसी के साथ। इस बार कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा है और तमाम सारे मुद्दे उन्होंने बताए, पोर्टल है या जो भी है, इनसे भिन्न आपके मुद्दे हैं या इसी के समानांतर आपके मुद्दे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे हमेशा से किसान और कमेरे वर्ग के रहे हैं। वो हमारा मैं जो ये कह रहे थे ना कि आईएनएलडी और जेजेपी की डीएनए है, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा डीएनए तो ये है, आईएनएलडी वालों से पूछ लो उनका क्या है। हमारा डीएनए है किसान और कमेरे वर्ग की राजनीति। ये हमारी पार्टी के लीडर्स ने किया है, यही हमारे कार्यकर्ता है और इसी पे हम चलेंगे, इसी पे हम अटल हैं। हम नहीं देखते जातीय समीकरण, हम नहीं करते इनसे 20-20 हजार वाली राजनीति। हमारी ये राजनीति नहीं है। हमें अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत देनी आती है, हमें किसान और कमेरे की इज्जत बढ़ानी और औरतों की खुशहाली लाने की हमारे पास तरीका है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है और वो हमने करके भी दिखाया। जो हमारी मैनिफेस्टो में पिछली बार जो प्रॉमिसेस थी वो हमने करके दिखाई है। देख लिया मैंने। और उसके बाद अगर कहीं कमी हुई है वो ये है कि बीजेपी ने उसको कंटिन्यू नहीं किया और ये सारा प्रदेश जानता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, मैं नहीं कहती कि कमियां नहीं रही। हम लोगों में अपना जो इंटेंशन थी, जो हमारे मन में थी, वो बात कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, मिसकम्युनिकेशन रही है, ये मैं मानती हूँ और वो जो है वो हम इस प्रचार में उसको पूरी कर देंगे। चलिए ठीक है। वैशाली जी, आप जातिगत राजनीति करते हैं, जाति समीकरण साधते हैं, अपनी भीड़ लेके जाते हैं, आम जनता की बात नहीं सुनते हैं, ये कह रही हैं रिम्पल जी। क्या होता है ये बताएं। अगर ये इतना ही सच बोल रही होती और इतना ही अच्छा इन्होंने काम किए होते तो इनके कितने सांसद, कितने विधायक बने हैं, सबसे पहले तो इनसे ये पूछ लें। ठीक है, आपने उनके कामों को कंटिन्यू रखा ही नहीं, कह रही है वो। हम जब तक साथ में थे तब तक बढ़िया काम हो रहा था। ज्योति जी आपने वो कहावत सुनी होगी ना, इट इज सेड दैट कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सच झूठ की बात कर रही है, ये पर्सनल मत होइए आप पर्सनल मत होइए। आपने खुद कहा है जातीय समीकरण की बात, आप अगर पर्सनल होंगे तो मुझे मजबूरन उस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। पहले आप एक बात को ध्यान रखें, रिम्पल जी, इस बात को ध्यान रखें, ये प्रवचन का कार्य नहीं चल रहा है, हम पूजा पाठ में नहीं बैठे हैं।
राजनीति के कार्यक्रम में बैठी राजनीति को खेल बना दिया, राजनीति लोगों की खेल आपने राजनीति को खेल बना दिया, तो एक्चुअली क्या है ज्योति जी, इनके पास हमारे लिए ये जनता की सेवा है, ये हमारे लिए नहीं होगी तो जवाब दिया जाता है, बिना समय है अभी हमारे पास। रिम्पल जी थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, वैशाली जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आऊंगी रिम्पल जी। मैं देखिए ज्योति जी, आप सवाल तो करें, मैं उसी चीज का तो जवाब दूं। मैं इनका क्या जवाब दूं, इनके पास तो सवाल ही नहीं है कुछ। इनकी बातों का क्या जवाब दूं कि अपनी भीड़ लेके चलते हैं। भाई हमें तो आज तक पता नहीं चला, या तो कमलेश जी को पता चला हुआ कि राजस्थान से ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियां भर भर के आ रही है, हमें तो पता नहीं चला, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। या रिम्पल जी को पता होगा कि हम अपनी भीड़ ले लेके चलते हैं, अपनी भीड़ ले लेके चलते हैं, तभी हमने तीसरी सरकार बना ली। वोटिंग तो हमने ही डाल दी ना, अब हम ही बैठे थे सर, हम ही वहां पे वोट डाल रहे थे, जब अपनी भीड़ लेकर चल रहे थे, तभी तीसरी बार सरकार बन गई, तभी हम सत्ता में आ गए, है ना। अपनी भीड़, इनकी बातें देखो, ये बातें कैसी करती हैं, अपनी भीड़ लेके चलते हैं। अरे अपनी भीड़, मैं कह रही हूँ अपनी भीड़ लेके चलते हैं, वो भीड़ में भी तो आदमी है ना, कोई आसमान से परिंदे थोड़ी ना उतरे हैं। अगर अपनी ही भीड़ है, अगर इन्हीं के शब्दों को सही मान लिया जाए, तो उसमें भी तो लोग ही चल रहे हैं ना, उसमें भी जनता ही चल रही है ना, उसमें कोई आसमान से तो लोग नहीं आए कि विदेशों से बुला लिए गए हैं। अब ये बिना, अब कमल जी को देख लीजिए, वो कह रही है कि राजस्थान से लोग बुलाए। भाई हमें तो पता नहीं, हमें तो यहाँ एक भी व्यक्ति राजस्थान का नहीं दिखाई दिया, हमें तो पता नहीं चला। अरे चलो ठीक है, ओके, मैं इनकी बात भी बड़ी कर देती हूँ, इन दोनों की बात बड़ी कर देती हूँ कि हमने तो कहते हैं राजस्थान से छोड़ो, हमने तो महाराष्ट्र से, हमने छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, सब जगह से लोग बुलाए। आपके पास नहीं है क्या बुलाने के लिए? आप भी बुलाए, आप क्यों नहीं बुला देते? ये आपके पास जनता बची नहीं, कार्यकर्ता बची नहीं। भाई हमारे पास पर्याप्त जनता है, लेना अपने कार्यकर्ता को, इसमें इतना बुरा मानने की क्या ही बात है। अगर राजनीति में अगर आपको सरकार बनानी है तो आप यहाँ पर बैठ के, चैनल एक माध्यम होता है ये बताने का कि हमारी सरकार ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से नहीं किए। ठीक है वैशाली जी, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेटे भाई मौज कर दी, मुझे होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन तब जाकर सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटा हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, मेहमान लगातार बने हुए हैं। हांडा जी अब आपकी बारी, आपको जवाब देना चाह रही हैं दोनों को। जी जेजेपी की प्रवक्ता ने कहा हम मेरे वर्ग के काम के लिए करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जब खट्टर साहब जी चले गए थे वेदांता में, चेकअप कराने गए थे या चेक करने गए थे, दुष्यंत जी को जिम्मेदारी देके गए थे, टीपी में किसानों को मारा पीटा। सरपंचों के लिए भाजपा की प्रवक्ता सुनिए 21 लाख देने की बात की, मेरी सरपंचों की नेत्री से हुई डिबेट, उसने कहा 1 रुपया भी नहीं आया। घोषणा मंत्री बनकर रह गए नायर से, उनको यही नहीं पता था कि वो किस चीज से लड़ेंगे, वो तो खुद ही परेशान थे। वो तो कह रहे थे किसने कहा मैं करनाल से नहीं लड़ूंगा, मैं तो दोनों जगह से लड़ूंगा। फाइनली उनको कर दिया गया कि भैया चलो आपने लाडवा से लड़ना है क्योंकि वहां पर दलित वोट है। खैर चलो वो इनकी वो है, हर गुनाह में शामिल रही, हर जगह में बीजेपी और जेजेपी साथ है, आप हर गुनाह में शामिल रहे। और आपको याद दिलाना चाहूंगी रिम्पल जी कि आप तो इनको जमुना पार छोड़ने आने वाले थे, आपने इनके खिलाफ वोट मांगे थे, लेकिन आप इनकी गोदी में जाकर बैठ गए और भाजपा को भी बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया। जो 75 देश कीजिए, जो 75 पार का नारा दे रहे थे, 40 पर आकर बैठ गए, उनको आपकी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, मैंने तारीफ नहीं की, गलत फहमी ना रहिएगा कि मैं मोदी जी की तारीफ करूंगी, मैं ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दीजिएगा। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा और ये इनका हाल हुआ। और ये मुंह और मसूर की दाल, ये जो वैशाली जी कहती है कि हमको तो पता ही नहीं है कि राजस्थान से लोग आएंगे, हम तो वहां से भी लाएंगे। लाओ भैया, भीड़ दिखानी है आपने। मैं तो एक चीज और मैं तो कहती हूँ, चुनौती भी देती हूँ, रिक्वेस्ट भी करूंगी आपसे वैशाली जी,
ब्रिजभूषण शरण सिंह को साथ लाइए ना प्रधानमंत्री के साथ, फिर देखिए नजारा आप। हरियाणा का वैसे भी नजारा बदल नहीं रहा है, कैसे बदलेगा वो आपको भी पता चल जाएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह को लाइए, कंगना रनावत को लाइए आप। जितने आपके जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग, बलात्कारी और बेवकूफ लोग आपकी पार्टी में भरे पड़े, शायद ही किसी पार्टी में हो। और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कैसे हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। अरे भाई कहाँ से हैं आपके चेहरे कितने हैं ये तो बता रहा हूँ। आपके फेस एक मोदी नजर आता है और वो भी बैसाखियों पर है। नानी याद दिलाएगी जनता, नीतीश और नायडू जो है वो नानी याद दिलाएंगे। अभी इंतजार कीजिए, जम्मू कश्मीर में जैसे आपके बुरा हाल हो रहा है ना, 2 लिस्टें आपकी जारी की गई, वहां से दोनों भारी गई, उसका बताइएगा जरा। और जो इस्तीफे हो रहे हैं हरियाणा में। और एक मैं और बताना चाहूंगी, पेहमा में कमलजीत सिंह अजराना जी हैं, वो कहते हैं मैं जनता के विरोध में नहीं लड़ सकता, उन्होंने टिकट वापस कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है, तो इनके वो कोई एथिक्स तो है ही नहीं है। कहीं भी किसी से भी हाथ जोड़ लेंगे, पीठ में छुरा घोंपने वाले में तो नंबर 1 है ये, पीठ में छुरा घोंपते हैं ये। चाहे वो आप देख लीजिए, शिवसेना को तोड़ा इन्होंने, एनसीपी को तोड़ा। 1 मिनट वेट कीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए आप। वैशाली जी तो दें कितनी जख्मी हो गई है, डॉक्टर भेज दें इलाज के लिए। आप अपने लिए रखिए ना, मैंने कहा आयुष्मान आपको फायदा देता है। आयुष्मान कांग्रेस को रास नहीं आती है। हांडा जी एक सवाल मेरा है, चलिए ठीक है, आप जितने भी पॉइंट रख रही हैं इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। एक मुख्य सवाल है, आप रखिएगा अपनी बात, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको, आप अपनी बात रखिए। सवाल तो सुन लीजिए पहले। जब टिकट बंटवारे की बात हो रही थी, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, जब कुछ नेता रूट करके अन्य पार्टियों से, हांडा जी सुन रही हैं आप मुझे? नहीं सुन रही हैं आप मुझे? हांडा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपने क्या किया कमल हांडा जी? शिरोमणि अकाली दल वाले सबसे पहले आपको कमल हांडा जी कानून लाए थे किसानों के। इन कमी आवाज लगता है बंद हो गई। हांडा जी बात मुद्दों नहीं है। कमल हांडा जी सुनिए तो, एक बहुत ही जी कितनी बार बोल चुकी हैं आप, उनकी बात सुन लीजिए। हांडा जी मेरी आवाज लगता है आप तक पहुंच नहीं पा रही है। देखिए बहुत ही मेन वैशाली, इसलिए मैंने उनको चुप कराइए, फिर मेरी बात। वैशाली जी की आवाज तो आप सुन पा रही है, लेकिन मेरी नहीं सुन पा रही है। ज्योति जी आपको मैं एक बहुत अहम प्रश्न पूछना चाह रही हूँ आपसे। एक बार आप उनका सवाल तो सुन लें। जवाब किस चीज का? हांडा जी मैं समझ रही हूँ आपके पास शब्दों का भंडार है, आप बहुत बोल सकती हैं अपने किसी भी मुद्दे पर, लेकिन एक बार मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए कीजिए अपने किसी भी मुद्दे आप सुन ही नहीं रहे हैं सवाल, आप सुन ही नहीं रहे हैं। हांडा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बीच में बोलने की। हांडा जी वो सवाल पूछ रही है, सवाल तो सुन ले उनका। तो आप अब बोलो। अच्छा मैं बोल रही हूँ, चला दो। देखिए सब अपनी बातों को रखेंगे, इनका लाइव चला दें। ठीक है। हांडा जी आप मेरी आवाज तो सुन पा रही है ना? मेरी आवाज सुन पा रही है आप? बिल्कुल, हाँ तो सुनिए, चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप सुनिए मेरी बात। देखिए कांग्रेस जब अन्य पार्टियों में कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिले थे तो कुछ गुस्सा होकर के आपकी पार्टी में शामिल हुए थे, अपनी पार्टियों से रूट करके, चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो कोई भी पार्टी हो। लेकिन उस समय कांग्रेस ने एक बात कही थी, बाबरिया जी ने एक बात कही थी कि हमारा एक रूल लागू होगा कि अन्य पार्टी से जो भी आएगा सेवक बनकर, कार्यकर्ता बनकर काम करेगा, टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जब लिस्ट आई तो लिस्ट में कई ऐसे नाम मिले जो अन्य पार्टियों से आए थे, उनको टिकट भी दिया गया। और जैसा कि थोड़ी देर पहले रिंपल जी भी बोल रही थी कि थोड़ी देर पहले पार्टी में शामिल हुए और फिर उसके बाद टिकट दिया गया। तो कांग्रेस ने अपने ही रूल तोड़े क्या इस मामले में? इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। और भी हैं, इसका 2 लाइन में जवाब दीजिए। जवाब खा रही है। इनका जेजेपी का एक एमएलए गया इनकी पार्टी में, तो इन्होंने उसको टिकट दे दिया। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई अन्य पार्टी से आएगा तो टिकट नहीं देंगे। ये तो आप हमेशा से कहते आए हैं कि बीजेपी दूसरे पार्टी के हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को टिकट देती है। ये बात हम सबको पता है, देती है तो देती है। लेकिन आपने ये बयान जारी किया ना कि नहीं दिया जाएगा टिकट, सिर्फ कार्यकर्ता बनकर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब लिस्ट आती है तो ऐसे कई नाम सामने आते हैं, तो उस पर बचाव में कुछ तो कहेंगे ना। आप गिनाइए, आप नाम गिनाइए। रिंपल जी बोलेंगे अब। रिंपल जी जी ज्योति, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि रिंपल जी नाम बताइए ना। आपने कहा था कि 10 मिनट पहले कुछ चंद घंटों पहले पैसे लेकर के टिकट दिया गया। नहीं ज्योति जी, मैं वही बता रही हूँ कि जिस लेवल पे वैशाली जी इस डिबेट को लेके जाना चाहती है, मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगी।
मैं किसी को नेम एंड शेम नहीं करूंगी यहाँ पे। ये कि कांग्रेस नहीं तो आप जवाब तो मैं तभी मांगूंगी ना जब आप विदाउट नेम कैसे फिर ये कह दूंगी कि आपकी पार्टी में ये हो रहा है, वैशाली जी आप चुप नहीं रह सकती हैं? कांट यू कीप क्वाइट? रिम्पल जी आराम आवाज दीजिए, क्या बोल रही है? जी ना बेकार। मैं ये कह रही हूँ कि हमने किसान सवेरे के लिए क्या किया, हम आपको ये बता देते हैं। और जब इनसे आधार मांग लिया जाता है तब ये फिर दूसरा क्वेश्चन डाइवर्ट कर देते हैं। अब इनसे जो जो इन्होंने कहा है, जो भी ये कहते हैं, उनके सबूत, उनका कुछ आधार तो दिखा दें। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले वो आरोप लगाया, अब उस समय उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने अपने मुख्य बिंदु रख दिए। अब जब वो पूछ रही हैं कि कहाँ पर क्या, तो आप बता दीजिए, फिर बात खत्म, ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मैं ज्योति जी सही कह रही हूँ कि जो इन्होंने ये हमें कहा कि किसान का मेरे के लिए हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। मैं आपको इस बात का जवाब दे सकती हूँ कि हमारी पार्टी क्या करना चाहती है, हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। क्योंकि अगर ये आपने ये किया, उसने वो किया, अगर इस तरह की राजनीति में हम सब फंस जाएंगे तो इस डिबेट का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा ज्योति जी। और पर्सनल कमेंट्स के लिए मैं एक बार फिर आपको आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ वैशाली जी को कि पर्सनल कमेंट्स पे ना आए। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सबसे अधिक फसलों पे एमएसपी दी गई। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस तरह से स्पेशली कपास जो है टेक्सटाइल बोर्ड के पास दूसरी बात ये है कि कमल जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पहली बार मुझे कमल जी की बात अच्छी लगी कि उनसे कोई आरोप लगाया गया, उन्होंने तुरंत कहा कि बता दीजिए। अब आप उस बात का जवाब दे दीजिए ना, पहले आप इधर उधर गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? आप कह रहे हैं डिबेट का स्तर गिर जाएगा। डिबेट का स्तर तो आप समस्या क्या है, सवाल के मामले में सब पीछे रहते हैं लेकिन जवाब के मामले में पीछे हो जाते हैं। अब आपने कोई बात कही है, अगर आप इतनी संजीदगी से, बहुत बेहतरी से, बहुत अच्छे शब्दों के साथ, कोई बात कह रही है तो किसी आधार पे कह रही होंगी ना, अब उसका जवाब दे दीजिए। आप 5 मिनट देंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि हमारी पार्टी ने क्या किया और आगे हम क्या करना चाहते हैं। पूछ रही है कमल जी मैं बिल्कुल हमने और ये कह रहे हैं कि किस तरह से हमने बीजेपी को लाठी दी। तीनों एक साथ बोलेंगे फिर कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। चलिए ठीक है, मैं चाहती हूँ कि 30 सेकंड में हांडा जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं रिम्पल जी आपके पास लौट के आऊंगी। हांडा जी। जी मैडम, मैं तो बस यही कहती हूँ कि भाजपा का जो वक्त है ना, हर वक्त का फिर वो बीजेपी पे आएंगी। आपकी नीतियाँ चलिए ठीक है, अभी मैं वैशाली जी आपसे निवेदन करूंगी। देखिए कुछ चंद मिनट बचे हैं, चंद मिनटों में कुछ सार्थक बातें हो जाए तो बेहतर होगा। हांडा जी को बोलने दीजिए एक बार, फिर वैशाली जी आपके पास आ रही हूँ। फाइनल कमेंट लूंगी मैं आपसे ही लूंगी। आप बता दो, 1 किलोमीटर आपने रेल बिछाई हो, 1 इंच आपने मेट्रो बढ़ाई हो, कोई आपने किसानों का बोलने दो भाई, अब बोलने को दो। बस 1 मिनट दे दीजिए उनको, उसके बाद मैं आप दोनों के पास 1 मिनट दोनों को दूंगी। 1 मिनट बस हांडा जी को बोलने दीजिए। हांडा जी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें जल्दी। बनाया हमने, पीजीआई बनाया, सुनिए जरा, सुनते जाइए जरा क्या क्या काम किए हमने। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हमने बनाई, 4 पावर प्लांट, एक न्यूक्लियर। ये भी बता दें यूनिवर्सिटी में कितने हमले आप लोगों ने करवाए? अपनी बारी में फाइनल कमेंट सबसे लूंगी, अपनी बारी में। आपकी पार्टी दंगाई है, ये आपको भी पता है। हरियाणा में 1966 से लेकर 2014 तक कोई दंगा नहीं हुआ था, आपने 4 दंगे करवा दिए जब से आपकी सत्ता आई। ये आपको नजर नहीं आता? या मैं कहूँगी आंख के अंधे नाम नैन सुखिया धोती का चश्मा पहना हुआ आपने, बताइएगा जरा मुझे। हमारे पास तो है नारी न्याय, जो आपने पहलवान बेटियों के साथ क्या किया आपने। आप भी पहन लो कमलेश जी। कमल जी आपको अच्छा दिखने लग जाएगा, आप कोई अच्छी साइट भी देख पाएंगी मोदी जी की। मेरे वाला चश्मा भिजवा देती हूँ मैं आपको, चश्मे की जरूरत मिलता है, आप ऑनलाइन भी ले सकती हैं। सुनिए ना, चश्मे की जरूरत आपको है, मैं हेल्दी हूँ इसलिए मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए आप, ठीक है? आप आयुष्मान जाकर इलाज करेंगे, अपने दिमाग तो दिखता है, दिखता है, चश्मे से ही देख रही है ना, चश्मा पहना हुआ आपने, कम दिखता तो है, सभी सही चीजें नहीं देख पा रहे हैं आप। इसमें इंटरेस्ट आज बहुत कर रही है, फिर ज्योति जी फिर डिबेट खराब हो हांडा जी। देखिए चलिए मैं दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि हाँ तो बीच में बोल रहे हैं एक दूसरे के, कोई मतलब नहीं है। रिम्पल जी मैं आपको दे रही हूँ 30 सेकंड, बस रिम्पल जी को दे रही हूँ, दोनों की ऑडियो डाउन करवा दीजिए। रिम्पल जी 30 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट रखिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा एमएसपी के लिए मेहनत की और सबसे ज्यादा पर्सनल रिक्वेस्ट की है एमएसपी के लिए भी। मैं अब याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे
टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी थी, उस टाइम पे दुष्यंत जी ने वहां जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की थी ताकि हमसे हरियाणा के किसानों से कपास जो है वो एमएसपी पे खरीदी जाए। आज तक 14 फसलों पे एमएसपी कभी नहीं दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, कितने प्रोजेक्ट जो नेशनल हाईवेज के थे वो जाके दुष्यंत जी ने अपनी पर्सनल मेहनत के साथ वो चलिए ठीक है। अब वो मेहनत क्या अब इस चुनाव में रंग लाएगी, ये देखने वाली बात होगी रिम्पल जी। वो मेहनत क्या अब इस चुनाव में रंग लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो चुनाव अब चंद दिनों दूर हैं, लेकिन उससे पहले प्रचार का शोर थम चुका है। अब प्रचार लगातार चल रहा है, माफ कीजिएगा, नामांकन का शोर थम चुका है। तो किस पार्टी पर जनता भरोसा करेगी, किन के मुद्दों को आजमाएगी, इस बार किसे मौका देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।